नमस्कार मित्रों। राजस्थान के भूगोल के भौतिक प्रदेश के भाग 2 जो हम पढ़ रहे थे उसमें आप सबका स्वागत है। इससे पूर्व हमने मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे। समझते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसका उद्भव प्रीकैम्ब्रियन कल्प में हुआ। इसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ये ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही एक भाग है, जिसमें आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें होती है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेड़ब्रह्मा पालनपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। और इस रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है उसी पर कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। झुंझुनू तक यह अपनी एक श्रृंखलाबद्ध रूप में निरंतर जाती है, परंतु उसके बाद यह कटी-फटी सी हो जाती है। आगे देखते हैं। पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, खेड़ब्रह्मा से पालनपुर खेड़ब्रह्मा से जो दिल्ली तक, रायसीना तक 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका फैलाव है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राज्य के लगभग 9.3 प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह फैली हुई है। 9.3 प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। इस पर जनसंख्या का निवास जो है वो 10% जनसंख्या इस पर निवास करती है। ये मानसून की दिशा के समानांतर है। भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा है। राजस्थान की ही नहीं, भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर हैं उन मंदिरों की संख्या सर्वाधिक देखी गई, तो उन्होंने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। जो हमारी अरावली पर्वतमाला जो है वह हिमालय से भी प्राचीन है। तो यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका की जो अल्पांशियन पर्वतमाला है उसी के समकालीन इसको माना जाता है, या उसी के समकालीन है। इस भौगोलिक प्रदेश में 13 जिले आते हैं। उन 13 जिलों के नाम हमने शॉर्ट में एक सूत्र के माध्यम से लिखा है, समझते हैं। ओसीपारा, डुप्रची, भी अजय, अलसीजू। फिर से देखते हैं। ओसीपारा, डुप्रची, भी अजय, अलसीजू। ओ से उदयपुर, सी से सिरोही, पा से पाली, रा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर, प से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़, बी से भीलवाड़ा, अ से अजमेर, जे से जयपुर, अल से अलवर, सी से सीकर और जू से झुंझुनू। यहाँ कुछ हम इसको सामान्य नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, ये इसकी उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये इसकी दक्षिण दिशा है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो इस प्रकार से है। तो जैसा कि हमने देखा, उदयपुर
सिरोही, पाली का कुछ भाग, राजसमंद, उदयपुर से ऊपर पाली के पास, राजसमंद इसमें पूरे रूप से है। यहाँ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में भी इसकी कुछ पहाड़ियाँ प्राप्त होती है जो उदयपुर के पास में ही सटा हुआ है, तो इसका फैलाव के हिसाब से यहाँ प्रतापगढ़ में भी इसकी कुछ पहाड़ियाँ प्राप्त होती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अजमेर का पूरा विस्तृत क्षेत्र इस प्रकार से अजमेर है। यहाँ पास में नागौर, उसी के बाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र आता है ये इस प्रकार से वो जयपुर, ये अलवर, यहाँ सीकर और यहाँ पर इस जगह झुंझुनू। अब हम देखते हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इसे उत्तरी, ये मध्य और यह दक्षिणी। इस अरावली पर्वतमाला का जो फैलाव है, हम जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में मिट्टी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता ही है, बगैर मिट्टी के कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ रेतीली या बालू मिट्टी पाई जाती है जिसमें रेत के कण ज़्यादा होते हैं। हम इसको 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर मिट्टी के भाग भी समझते हुए चलते हैं। जो इसका अलवर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर बाणगंगा अपना जल लेकर के जाती है, तो यहाँ नदियों के द्वारा लाई हुई जो मिट्टी होती है वो मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। तो इस स्थान पर जैसे कि जयपुर और अलवर हमने इससे पूर्व में पढ़ा था कि वहाँ पर जो मरुस्थल है उसका प्रसार धीरे धीरे हो रहा है, तो यहाँ रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो जयपुर का जो क्षेत्र है, इस जयपुर के क्षेत्र में यहाँ पर भी कछारी मिट्टी का फैलाव है। आगे देखते हैं जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर और जो पाली और राजसमंद का जो भाग आ जाता है, इस क्षेत्र में यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाएगी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ये लाल पीली मिट्टी उदयपुर और सिरोही के कुछ भाग में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं जो नदियों के द्वारा काप मिट्टी जो लाई जाती है, लोमी, वह लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, वह लाल लोमी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी इस क्षेत्र में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ लाल लोमी मिट्टी की प्रधानता है। बाकी का जो इसका जो क्षेत्र बचा हुआ है, जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का कुछ भाग, उदयपुर, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो हाड़ौती के पठार के पास में होने के कारण यहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है। लाल काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान के जो खनिज हैं उनमें से 65 से 70% जो खनिजों का जो हिस्सा है वो अरावली पर्वतमाला में ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं
अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है, पर्वतमाला प्रदेश है, इसको आंतरिक आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है इसमें, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था। इसमें ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें धात्विक खनिज मिलते हैं, अर्थात जिनसे हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अब हम इसके ऊंचाई के आधार पर बात करते हैं। ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला भाग उत्तरी पूर्वी, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा दक्षिण अरावली। एक छोटा सा मौसम के अनुसार जो ये जल विभाजक का कार्य करता है उसको भी हम समझते हैं। जैसे कि हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ गुजरात है और उसके बाद समुद्र है। समुद्र में जो हिंद महासागर है, वहाँ पर जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो गर्मी में वहाँ पर वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण के कारण मानसून का निर्माण, मतलब चक्रवात बादलों का निर्माण होता है। और जब उसी प्रकार से इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जब वायुदाब बनेगा यहाँ और एक लद्दाख में, ऊपर कश्मीर में, तो उस वायुदाब के कारण जो समुद्री जो हवाएं होती हैं वो इस क्षेत्र को गर्म हो जाने के कारण इसकी तरफ बहती है। जब वह बहती है तो उसकी 2 शाखाएं हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये हमारा भारत है और जब यहाँ से वह मानसून इस प्रकार से बढ़ता हुआ आगे आता है तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से वह टकराता है और जब टकराता है तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग इस तरफ से यहाँ आ जाता है और एक भाग इस तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर जो वाला भाग आता है वो आकर के जब उसकी दिशा इस प्रकार की होती है तो आता है तो वह यहाँ इस प्रकार से जो हमारी अरावली पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला इसी के समानांतर है। तो समानांतर होती है तो इसी कारण वह क्या करता है, यहाँ के जो आने वाला मानसून है उस मानसून को समानांतर होने के कारण वह आगे हिमालय की तक, मतलब जो हिमालय क्षेत्र है हमारा, वहाँ तक इसको पहुँचा देता है। ये इसकी बाधक नहीं बन पाती। यदि ये बाधक बनता, जैसे हिमालय हमारे यहाँ से जो आने वाला जो मानसून है उस मानसून की यहाँ पर 2 शाखाएं होती है। जो ये जो शाखा जाती है, ये शाखा इस प्रकार से टकराती हुई यहाँ पर अपने 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से ये शाखा भी अपने 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इस तरफ बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ चली जाती है और एक शाखा इसमें यहाँ आ जाती है। यहाँ हमारी जो मासीराम में चेरापूंजी जो क्षेत्र है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में फंस करके और वहाँ अत्यधिक वर्षा करके वो इस प्रकार से हिमालय के साथ साथ संपूर्ण भारत में फैलने का कार्य करती है। जो ये शाखा है, जो ये वाली जो मानसूनी जो पवनें होती है और ये जो मानसून होता है वो मानसून यहाँ जब दिल्ली के नज़दीक जाता है तो दोनों वापस से मिल जाते हैं और धीरे धीरे वह संपूर्ण भारत पर फैल करके और वर्षा करने का कार्य करते हैं। तो ये बाधक न हुई। यदि ये इस प्रकार से बाधक न होकर के इस प्रकार से होती तो वर्षा होने का कार्य होता, परंतु देखा जाए तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। कैसे, उसे भी समझते हैं। क्योंकि ये जो हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु नदी और जो गंगा नदी है उन दोनों के जलों का क्या करती है, बंटवारा करती है। सिंधु नदी का जल अरब सागर में जाता है और गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। इस प्रकार से जल विभाजन का कार्य करने के कारण इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसका महत्व भी है। ये मरुस्थल को राजस्थान के इस ओर पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ने से रोकती भी है। तो इस प्रकार से इसका हम महत्व भी देख सकते हैं और कुछ वर्षा के रूप में इसकी हम हानियाँ भी देख सकते हैं।
ठीक है मित्रों, इससे आगे हम इसके भागों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इसका पहला भाग आता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। इसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू व नागौर का पूर्वी भाग आता है। इस भाग में अरावली श्रेणियाँ जो क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट चट्टानों से बनी हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 450 मीटर है। इस भाग में शेखावटी, तोरावटी, जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। काकनवाड़ी क्रास का पठार अलवर का इसके अंतर्गत आता है। इन दोनों पठारों पर सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, अर्थात इन दोनों पठारों के मध्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। इसका जो उत्तरी पूर्वी छोर है उस छोर को पोतवार का पठार भी कहा जाता है, अर्थात वह पोतवार के पठार की विशेषता रखता है। इसकी प्रमुख चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटी इसकी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। खोह जयपुर 920 मीटर, भेराज अलवर 992 मीटर। कुछ इसकी अन्य चोटियाँ भी हैं जिनको हम देखते हैं। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बबई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली अलवर 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर, बेराड़ जयपुर 704 मीटर, सरिस्का अलवर 677 मीटर, सिरावासा अन्य, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और बालागढ़, ये उत्तर पूर्वी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। इसके बाद आता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। जयपुर के दक्षिण पश्चिम से राजसमंद के देवगढ़ तहसील तक, अर्थात राजसमंद का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। मेरवाड़ा, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के बीच के पठार से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई से संबंधित जो चोटियाँ, उन चोटियों को देखते हैं। जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तारागढ़ अजमेर 870 मीटर, गोरमजी घाट अजमेर 934 मीटर, नागपहाड़ अजमेर 795 मीटर, मेरियाजी टोडगढ़ 933 मीटर। जो गोरमजी है वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद मेरियाजी आएगा, फिर तारागढ़ और अंत में नागपहाड़ आएगा। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो संपूर्ण रूप से अजमेर में ही सर्वाधिक विस्तृत है। इसके प्रमुख दर्रे जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के हैं, पखारिया अजमेर मसूदा में, अजमेर को मसूदा से जोड़ने का कार्य करता है। शिवपुरा व सूराघाट अजमेर प्लस मेवाड़ को जोड़ने का कार्य करते हैं। कचवाली, अरनिया, झिलवाड़ा, पीपली ये अजमेर में स्थित है। दीवेर, हल्दी घाटी, गोरम घाट, खामली घाट, हाथी घोड़ा की नाल, कामली घाट ये सब राजस्थान में राजसमंद में स्थित है। इसके बाद इसका अगला भाग दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही व दक्षिण राजसमंद जिला आता है। इस प्रदेश में जो ये दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अरावली पर्वतमाला का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य भाग है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश। इस मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोराट के पठार के बारे में। ये कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो पठार है इसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर के अंतर्गत है। ये तीसरा पठार है, ऊंचाई की दृष्टि से कौन सा पठार है? तीसरा। बोराट के पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। जयसंबंध झील के पूर्व में जो विच्छेदित कटाफटा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है, जो उदयपुर में है। उदयपुर बेसिन को घेरे हुए स्कंद तश्तरी नुमा जो आकृति वाली पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियाँ को गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई है। स्कंद का मतलब होता है कंधे के समान या जो स्तंभ रूपी होती है उस प्रकार से।
तो संपूर्ण पहाड़ियाँ इसी प्रकार से उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए इसे स्कंद तस्ती नुमा पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला जो खंड आता है इसका दूसरा, वह आबू पर्वत खंड है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बेथोलित की संज्ञा दी जाती है। किसे? दक्षिण अरावली को बेथोलित की संज्ञा दी जाती है। इसे स्थल आकृति की दृष्टि से इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। इंसेलबर्ग का मतलब यह होता है कि समुद्र में जिस प्रकार से जो द्वीप खड़े होते हैं, उसी प्रकार से स्थल में जो पहाड़ियाँ जो खड़ी होती है उन्हें इंसेलबर्ग की संज्ञा दी जाती है, इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार आबू खंड में ही है, जिसे उड़िया पठार के नाम से जानते हैं। ये 1360 मीटर ऊंचा है। इस खंड की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। किस खंड की? आबू खंड की। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी एकांतता को देखते हुए इसे संतों का शिखर कहा है। और गुरु शिखर को, जो गुरु शिखर चोटी है, उसको गुरु माता भी कहा जाता है, क्योंकि शिखर का मतलब चोटी, और चोटी सिर पे ही होती है तो उसे माता भी कहा जाता है। आबू पर्वत पर जो कुछ विशेष दर्शनीय स्थल हैं, वशिष्ठ आश्रम, पांडव भवन, अर्बुदा देवी का मंदिर, नन रॉक, टोड रॉक, नक्की झील, लव पॉइंट, सन पॉइंट, गौतम आश्रम और जमदग्नि आश्रम, ज्ञान सरोवर आदि सभी देखने योग्य हैं। आबू पर्वत प्रदेश में सिवाना पर्वतीय क्षेत्र भी है, जो जालोर के अंतर्गत आता है, सिरोही के पास। इसे 56 की पहाड़ियाँ या इसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय भूभाग है उसे मगरा कहा जाता है। प्रमुख चोटियाँ जो इस आबू खंड की है, गुरु शिखर सिरोही में 1722, ये स्थल से ऊंचाई है, स्थल से ऊंचाई है। यदि प्रश्न आता है हमारे पेपर में कि गुरु शिखर की ऊंचाई बताई जाए कितनी है, तो 1722 मीटर इसका आंसर होगा। परंतु यदि वह समुद्र तल से पूछ लिया जाए तो 1727 मीटर ऊंची होगी। दूसरी चोटी शेर सिरोही में 1597, देलवाड़ा सिरोही में 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, आबू सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, डोनिया राजसमंद 1883, ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1000 मीटर 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर। इसका हम एक सूत्र बना सकते हैं, जो देखते हैं। गुरु से दिल जा अचका, आ कुंभ धो ऋषि, ऋषि से पूर्व रघु आएगा। इस सूत्र के माध्यम से भी हम इसके चोटियों का अध्ययन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। गुरु से दिल जा अचका, आ कुदो रघु ऋषि कमल। गुरु शिखर से शेर, दिल से देलवाड़ा, जा से जरगा, अचका से अचलगढ़, आ से आबू, को से कुंभलगढ़, दो से दोनिया, रघु से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश और कमल से कमलनाथ। ये रघुगढ़ जो उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश में शिखर की 1055 मीटर जो है, तो वह यहाँ पर 1183 मीटर के बाद में 2 के बाद आएगी। तो इस प्रकार से इसकी संपूर्ण जो प्रारंभिक 10 चोटियाँ हैं, 10-11 चोटियाँ, उनका नाम हमने शॉर्ट रूप में एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। आगे देखते हैं इसके प्रमुख दर्रे जो हैं। पाली जिले में बर दर्रा, सोमेश्वर की नाल, स्वरूप घाट और देसुरी नाल हैं। उदयपुर में केवड़ा हाथी नाल, पुरवाली की नाल, जिलवा और पगले की नाल स्थित है। बूंदी में रामगढ़, लाकेरी, खटखड़ और जेतवास। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार जो 620
मीटर ऊंचा है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। ऊपरमाल पठार जो बिजोलिया से बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक है, भीलवाड़ा की बिजोलिया से बेसरोड़गढ़ तक है। तो यहाँ ऊपरमाल के पठार पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा था। मान देसरा का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। ठीक है मित्रों, ये हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।